हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं व्हाई प्रॉपर्टी प्राइजेस आर इंक्रीजिंग सो मच। उसके पीछे क्या फैक्टर्स है जिसके कारण प्राइस इंक्रीज हुए हैं, स्पेशली गुड़गांव रियल स्टेट का एग्जांपल लेके बताएंगे। साथ साथ में ये भी बात हम लोग करेंगे क्या जब ये जो प्राइजेस हैं वो कहाँ पे जाके रुक सकते हैं, साथ में इसकी वजह क्या रहेगी, क्या ये प्राइजेस रुके। हर एक प्रैक्टिकल पॉइंट होगा। अगर इसमें आप कुछ अपना ऐड भी करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग ज़रूर रिप्लाई करने को कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो पहले लॉकडाउन से जस्ट पहले 3 फ्लोर अलाउड थे। हुड्डा के जो प्लॉट्स होते हैं, जो HSVP हुड्डा के प्लॉट, आप कह लीजिए ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट्स, उसमें पहले 3 फ्लोर अलाउड थे। उसमें आप स्टिल्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर बना सकते थे। जैसे ही 4 फ्लोर बनने लगे वहाँ से प्लॉट्स की रैली शुरू हुई थी। मैं स्टार्टिंग से और अब तक आपको सारे पहलुओं से अवगत कराऊंगा, और ये भी एंड में जाके देखेंगे क्या ये जो अब रुकेगी बाजार, वो कहाँ रुकेगा, किस हिसाब से रुकेगा। तो पूरी वीडियो आपके लिए अहम हो जाती है देखनी, अगर आप लोग पूरा अच्छी तरह जानना चाहते हैं बाजार को। तो सबसे पहले स्टिल्ट प्लस 4 का हुआ। जैसे 4 फ्लोर अलाउड हुए वैसे ही काफ़ी इन्वेस्टर्स जो कि बिलोंग करते थे आसपास, चाहे गुड़गांव के कुछ इन्वेस्टर्स थे, बिल्डर्स थे, जिनकी छोटी पूंजी थी, एक फ्लोर बना के दूसरा उसमें फ्लोर बनाते थे, फिर दूसरी साइड ले लेते थे। फिर उसके बाद दिल्ली का जो इन्वेस्टर था, जो दिल्ली के बिल्डर्स थे, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुई। फरीदाबाद से बहुत लोग आए हम लोगों के यहाँ फ्लोर बनाने, तो उस कारण रैली चलती गई, प्लॉट्स की मात्रा कम होती गई। और जब ये रेट आके कहीं पे 2 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड के आसपास, 1,90-2 लाख रुपए के आसपास आके रुका, तो उस दौरान अब ये स्टिल्ट प्लस 4 का बैन हुआ था। क्या भाई, थोड़े दिन के लिए पॉलिसी सस्पेंड हुई थी, बट इसका भी इम्प्लीमेंटेशन जल्दी आने वाला है। मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन में आप लोगों को शायद कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिले, और उसके बाद आप लोगों को इसमें कुछ शायद रैली देखने को दोबारा से मिले। तो प्लॉट बढ़ने का कहीं पे भी स्पेसिफिक रीज़न ये था। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न था, एक पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई हरियाणा में, जो थी दीनदयाल जन आवास योजना। दीनदयाल जन आवास योजना में भी बहुत से लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि जिस रेट में पहले हाई राइज अपार्टमेंट या मल्टी स्टोरी में फ्लैट मिलते थे, उस रेट में गवर्नमेंट द्वारा जो दीनदयाल पॉलिसी थी उसमें उन लोगों को प्लॉट मिल पाया जो कि प्लॉट से जुड़े हुए आदमी थे। तो जो इन्वेस्टर्स थे, जो अपनी गवर्नमेंट है, उसने क्राउड पुलर का काम किया है। यहाँ पे लोगों को घर से बाहर निकाला और दीनदयाल लेने में वो विवश हुए और उन्होंने दीनदयाल लिया। चाहे किसी की भी स्टार्टिंग के इन्वेस्टमेंट देखो तो करीबन 40 लाख से और बड़े से बड़ा 1 करोड़ तक की सबकी इन्वेस्टमेंट रही थी उस दौरान जब ये शुरू हुए थे। तो उस दौरान भी ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं मानी जाती थी गुड़गांव में। टिकट साइज़ को देखते हुए, प्लॉट्स को देखते हुए, ये प्लॉट्स आते रहे, चलते रहे। बट जहाँ पे ये प्लॉट स्टॉपेज हुए, आज भी इनके धीरे धीरे प्राइस बढ़ के अच्छे लेवल तक, एक लेवल तक पहुँच चुके हैं। तो दीनदयाल के प्लॉट्स के कारण, साथ में दीनदयाल फ्लोर के कारण, स्टार्टिंग में जो फ्लोर फ्लोर शुरू हुए थे वो आपके 50-60 लाख रुपए की रेंज से स्टार्ट होते थे और 1-1.25 करोड़ तक की रेंज के आते थे। तो धीरे धीरे वो पॉलिसी चलती गई, लोगों ने उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। तो इसलिए जब कोई ग्राहक देखने निकलता है, किसी ने देखा क्या भाई मेरे को ये प्लॉट नहीं पसंद आ रहा है, मेरे को ये फ्लोर नहीं पसंद आ रहा, तो ऑटोमेटिकली 1-1.25 करोड़ का जो क्लाइंट था वो घर से बाहर तो निकला, बट उसने, किसको दीनदयाल नहीं लेना था, तो उसने दूसरे जगह पे इन्वेस्ट भी करना शुरू किया। तो यहाँ पे भी एक कॉन्फिडेंस आया लोगों को, क्या यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है और हम यहाँ पे भी परचेज कर सकते हैं। कि उन्होंने दीनदयाल को हाई राइज से कंपेयर करना शुरू किया और लोगों की कन्वर्जन्स होने लगी। जैसे लोगों की कन्वर्जन होने लगी तो मार्केट में जो इन्वेंट्री का फ्लो था वो अनसोल्ड इन्वेंट्री कम होने लगी और सोल्ड इन्वेंट्री ज़्यादा होने लगी। तो जो बिल्डर थे उन्होंने फिर दोबारा से लॉन्च किए प्रोजेक्ट, और जो दीनदयाल वाले थे, दीनदयाल जिसको छोटा साइज नहीं चाहिए था वो ऊपर चला गया उस वाले साइज में, 10-15 लाख रुपए देके, अदरवाइज वो तो सारे सोल्ड आउट हो ही गए लगभग। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तीसरे पहलू की, इस दौरान ही रेरा का इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ। रेरा के इम्प्लीमेंटेशन के कारण लोग जो हाई राइज लेना चाह रहे थे, स्पेसिफिकली हाई राइज के लिए, रेरा के इम्प्लीमेंटेशन के बाद बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आई लोगों की तरफ से, और
जब लोगों को एहसास होने लगा कि हाँ यहाँ पे कोई हड्डल नहीं है खरीदने में रह रहा होने के बावजूद, तो भी लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो ये भी जो ये मार्केट ट्रेंड जो चल रहा है, इसमें एक रेरा का भी बहुत अहम रोल है, क्योंकि काफ़ी क्लैरिटी से चीज़ें होने लगी, बिल्डर डिलीवर करने लगे, पास्ट प्रोजेक्ट्स डिलीवर होने लगे। जो प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होने थे, जो एनसीएलटी में बिल्डर चले गए थे, वो भी चीज़ें काफ़ी क्लियर हुई। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि जो अब तक मार्केट की रन चल रही है, इसमें एक ये अहम मुद्दा है कि इसकी वजह से भी रेट बहुत बढ़े। आप लोगों ने लास्ट टाइम से लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में देखा है क्या अनसोल्ड इन्वेंट्री ना के बराबर है, सोल्ड इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है। अब 80% हर एक बिल्डर की, चाहे आप कैसा भी प्रोजेक्ट देखोगे, तो सोल्ड इन्वेंट्री आप लोगों को हर एक प्रोजेक्ट में दिखाई देगी। इसका बहुत अहम रोल रेरा का भी है। जब रेरा का नाम आता है तो लोगों के मन में एक पॉजिटिव वाइब आती है कि हाँ, हम लोग इस प्रोजेक्ट की तरफ जा सकते हैं या देख सकते हैं इसे। तो जब एनआरआई इन्वेस्टर्स का फंड्स गुड़गांव में शुरू हुआ, जब एनआरआई इन्वेस्टर का गुड़गांव में रुझान बनने लगा, जैसे ही दीनदयाल का, रेरा का, इन सब का इम्पेक्ट आया, तो बहुत इन्वेस्टर था, जो एनआरआई इन्वेस्टर था, जो कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा था गुड़गांव में, उसको भी गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप कह सकते हैं। क्योंकि उस टाइम पे करीबन 9,000, 10,000, 8,500 रुपये, 11,000, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आप लोगों को मिल रहे थे। शोभा जैसा बिल्डर मिल रहा था 11-12 हज़ार रुपये में, एमट्रिम कैपिटल जैसा प्रोजेक्ट था, और गोल्फ हिल्स आया फिर 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जो कि अच्छी रेंजेस में बिके। वो यहाँ तक आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड भी ले तो 15-16 हज़ार रुपये में प्रोजेक्ट्स बिके हुए हैं। तो लोगों को कुछ कॉन्फिडेंस आया, और जो इन्वेस्टर था एनआरआई इन्वेस्टर के बहुत ज़्यादा पैसा इंक्रीज ना होना दूसरी कंट्रीज़ में, ये भी एक बहुत बड़ा मेन रीज़न था, जो जिसके तरफ नॉर्थ इंडिया का जो क्लाइंट था, जो नॉर्थ इंडिया का इन्वेस्टर था, वो गुड़गांव की तरफ अट्रैक्ट हुआ। क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया के इन्वेस्टर नहीं है, जो नॉर्थ इंडिया से बिलीव नहीं करते, वो उनकी इन्वेस्टमेंट चाहे तो बेंगलुरु में मिलेगी आपको या पुणे में मिलेंगी। वहाँ का भी मार्केट का ऊपर होने का असली राज ये, इसमें से कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन है वहाँ पे भी। जैसे रेरा का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, रेरा के बाद फिर आप लोगों का ये जो एनआरआई इन्वेस्टर्स का मैंने पॉइंट बताया आपको, इसका हुआ। फिर जो प्रोजेक्ट्स थे, नंबर ऑफ बिल्डर कम डिफॉल्ट करने लगे। जिस मार्केट में नंबर ऑफ बिल्डर्स कम डिफॉल्ट करते हैं, वो मार्केट ऑटोमेटिकली ऊपर रेज करती है। आज आदमी ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं, नोएडा की बात करते हैं, मार्केट वहाँ पे भी ठीक चली है, ठीक ठाक जो बिल्डर थे सबके प्रोजेक्ट बढ़े हैं, और वहाँ पे बढ़ने भी चाहिए, क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। काफ़ी लोग बोलते हैं दिल्ली वर्सेस नोएडा वीडियो करो। अगर आप वो भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं क्या दिल्ली वर्सेस नोएडा वीडियो करो। मुझे किसी मार्केट से पर्सनली कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ का प्रोजेक्ट एनसीएलटी में बिल्डर आने वाले थे, और चीज़ें आने वाली थी, और वो भी प्रेशराइज करके बेचा नोएडा में लोगों को जाने से, तो मुझे वो चीज़ें गलत लगती हैं। बट हाँ, नोएडा में भी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हुई, बट वहाँ का नंबर ऑफ बिल्डर जो था, वो डिफ़ॉल्टर जो कैटेगरी थी, वो थोड़ी सी ज़्यादा थी गुड़गांव से, क्योंकि गुड़गांव के 1, 2, 3 बिल्डर था, वहाँ के बहुत से बिल्डर्स ने डिफ़ॉल्ट किया। तो इस वजह से वहाँ की जो इन्वेस्टमेंट थी नॉर्थ की, जो वो ज़्यादातर गुड़गांव की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा हुआ। एक 2 और मेन कारण थे। एक सबसे बड़ा कारण था यहाँ की डेवलपमेंट, जो दिल्ली से क्लोजेस्ट, दिल्ली एयरपोर्ट से क्लोजेस्ट द्वारका एक्सप्रेसवे वाली इन्वेस्टमेंट थी, ये बहुत दिनों से ठप पड़ी थी, बहुत दिनों से बंद पड़ी थी। जब से इसको नेशनल हाईवे घोषित करके और केंद्र सरकार ने काम शुरू करना किया, तो शुरू में पॉजिटिव वाइब्स थी, बट लोग घबरा रहे थे। बस जैसे ही ग्राउंड स्तर पे काम ऊपर आता गया, वैसे ही लोगों को कनेक्टिविटी साफ अपनी दिखती गई। आज वो उस स्टेज पे है कि वो जल्दी ही ऑपरेशनल होने वाला है। तो वहाँ से भी लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ा। साथ में मुंबई एक्सप्रेसवे, DMIC जिसको बोलते हैं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जब ये निकला यहाँ से, ये भी केंद्र सरकार की एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो इसके बाद भी सोना के तरफ भी लोगों का बहुत जुड़ाव आया। बट हाँ, प्रोडक्ट वो ही बिका जिसका बिल्डर अच्छा था, सारी चीज़ें अच्छी थी, वही प्रोडक्ट ज़्यादा इंक्रीज हुआ। अगर आप लोग देखें तो आज भी कुछ नए बिल्डर्स के नई चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, बट उसमें नंबर ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है।
आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन का तरीका है इन्वेस्टमेंट का, जहां पे आप लोगों को दिख रहा है, आपको पता है कि इस प्रोजेक्ट का पहले फेज का क्या नतीजा रहा है, इस फेज का क्या नतीजा रहा है, नंबर ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री कितनी रही है। जब उसमें अनसोल्ड इन्वेंट्री पहले ही इतनी पड़ी है तो उसका रेट ऊपर जाने का जो रीज़न होता है, चाहे वो लॉन्ग टर्म भी हो, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक ये सोल्ड इन्वेंट्री का बहुत बड़ा कारण है। और जो मार्केट नीचे आने का, स्टैग्नेंट रहने का जो कारण बनेगा, वो भी नंबर ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री ही बनेगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री ज़्यादा होने लगेंगी किसी भी प्रोजेक्ट्स में, जैसे जैसे पूरे गुड़गांव रियल एस्टेट में नंबर ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ने लगेंगी, वैसे वैसे आप लोगों को रेट में थोड़ा थोड़ा ठहराव आता दिखाई देगा। अनसोल्ड इन्वेंट्री होने का कारण क्या है? अब यार इतनी डिटेल में ना, देखो इतना डिटेल में एनालिसिस बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी चीज़ों के, बिना कुछ, ये मैं कर रहा हूँ तो सिर्फ आप लोगों के लिए, कंटेंट के लिए कर रहा हूँ। इसमें आपको वीडियो सब्सक्राइब और शेयर करवानी है। एक वीडियो आप लोगों को, ये इतनी क्लासी वीडियो फ्री में बैठ के कोई ज्ञान नहीं दे रहा, सिर्फ बुलाते हैं, चैनल ज्वाइन करवाते हैं, प्रॉपर्टी खरीदवाते हैं और कोई मतलब नहीं है किसी को, या तो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट्स की बात होती है। तो ये जो कंटेंट है, दिस इज मीनिंगफुल कंटेंट फॉर मी, जो मैं किसी को भी ऐसे नहीं बांटना चाहता। तो उसके बारे में, उसके लिए मुझे भी कुछ रिवॉर्ड दो अगर आपको लगता है तो। हाँ, हम लोग अनसोल्ड इन्वेंट्री की बात कर रहे थे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ती जाएगी, मार्केट में स्टेगनेंसी थोड़ी सी आप लोगों को दिखती दिखेगी थोड़े दिनों के लिए, जब तक वो सोल्ड नहीं हो जाती। अब वो नंबर ऑफ अनसोल्ड जो इन्वेंट्री है वो कैसे बढ़ेगी? जैसे आज हम लोग देख रहे हैं, बहुत से इन्वेस्टर्स मैं देख रहा हूँ, क्या जो अनफेयर मार्केट प्रैक्टिस है, जैसे अनफेयर मार्केट प्रैक्टिस सिर्फ वो नहीं होती जिसमें बेईमानी की जाए, उसमें वो भी होती है। आज मैंने 6 करोड़ का, आज मैंने 7 करोड़ का, आज मैंने 5 करोड़ की कोई चीज़ उठाई, बट मेरा बजट सिर्फ उसको 30% करने का है, 50% पेमेंट करने का, 40% पेमेंट करने का है। आज बाजार चल रहा है, आज यूनिट्स बिक रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको एंड तक नहीं लेके जा सकते। जब जब पेमेंट डिफॉल्टर होते जाएंगे, जब बिल्डर की पेमेंट उनके पास टाइम से नहीं पहुंचेगी, जब प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं बनेगा, तो दिस इज द मेन रीजन, क्या जब आप लोगों को थोड़े से मार्केट में ठहराव होता हुआ दिखाई देगा और बाजार नीचे होता हुआ दिखाई देगा। तो हमेशा जब मैं रियल एस्टेट की बात करता हूँ, जब मैं कुछ भी कहता हूँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके जेब में उतना पैसा होना चाहिए, या आपके पास एक्सपोजर होना चाहिए, आपके पास एक वर्ड है लिवरेज, वो आपको अच्छी तरह यूज़ करना आना चाहिए, तो आप लोग बिल्कुल प्रॉपर्टी में उतर सकते हैं। तभी उतरे तब आपका पूरा उस हिसाब से सिनेरियो सेट हो, और वो आपका रियल एस्टेट कंसल्टेंट ही आपके लिए कर सकता है। अदरवाइज ट्रेडिंग के बाजार में हर एक आदमी उतर के हर एक प्रॉफिट नहीं कमा सकता। आज आपने कमा लिया, कल कमा लिया, परसों क्या पता आप ऐसी जगह पे अटको वो जो आपने 2 जगह कमाया वो सारा निकल जाए। क्योंकि रियल एस्टेट कोई ऐसा नहीं है कि आज क्लिक किया, कल आज बाई किया, कल सेल कर दिया, आज बाई किया, कल सेल कर दिया, ठीक है। उसमें आपका लॉन्ग टर्म होल्डिंग ज़रूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग नहीं रखोगे तो प्रॉफिट भी उस मार्जिन में आपका नहीं निकल पाएगा। तो ये एक रीज़न होगा जब भी आपका बाजार आपको थोड़ा सा स्टेगनेंट होता हुआ दिखाई देगा। बिल्डर्स के प्राइस ऊपर जाते जाएंगे, अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ती जाएगी, क्लाइंट्स डिफॉल्ट करने लगेंगे, इट मीन्स बाजार में करेक्शन होगा ही होगा। सो दैट आप लोग इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। तो मैंने ये कुछ रीज़न बताया। इसके बाद गुड़गांव रियल एस्टेट बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण और भी था, जिसकी अगर हम लोग बात करें तो जैसे पहले दिल्ली के लोग थे, उनके पास सिर्फ ऑप्शन क्या था गुड़गांव में खरीदने का, या तो वो प्लॉट खरीद सकते थे या वो बिल्डर फ्लोर खरीद सकते थे। पर DLF फेज 1 से लेके 4 तक सुशांत लोक 1 इतना महंगा होता चला गया स्टिल्ट प्लस 4 के चलते, क्या लोगों के पास चॉइसेस नहीं बची। अगर चॉइसेस थी तो गोल्फ कोर्स रोड के कुछ पुराने अपार्टमेंट्स थे DLF के, वो लोग ले सकते थे, बट उनको नए कंसेप्ट के साथ जाना था, ठीक है। लोगों के बच्चे यहाँ पे जॉब करने लगे, दिल्ली के लोग के साथ में बाहर से भी लोग आने लगे, तो उन सबका मिला के द्वारका एक्सप्रेसवे पे और एक्सटेंशन रोड पे इतना रुझान बढ़ा, क्या आज मार्केट अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। तो ये बहुत से रीजंस हैं जो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली हुए हैं और जिसकी वजह से मार्केट चल रही है, और वो भी रीज़न आप लोगों को साफ साफ बताया जिसकी वजह से मार्केट रुकेगी, और रुकेगी तो कुछ टाइम के लिए रुकेगी, क्योंकि जब वो अनसोल्ड इन्वेंट्री निकल जाएगी तो मार्केट दोबारा से आपको ठीक चलती हुई दिखाई देगी।
तो मेरा ये ही आप लोगों से प्रोस्पेक्ट है। साथ में मैंने एक प्रोग्राम छोटा सा स्टार्ट किया था, किसी को भी अपना रियल स्टेट से रिलेटेड कंसल्टेंसी चाहिए, चाहे रीसेल की डील हो चाहे वो वैसे डील हो, आप लोग कंसल्टेंसी ले सकते हैं। नीचे चैटबॉट का लिंक दिया हुआ, उस पर क्लिक करके अपने कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं, साथ में साइट विजिट्स और प्रॉपर्टी का प्लान कर सकते हैं हमारे साथ। मिलते रहेंगे अगली वीडियोस पे। धन्यवाद।